इसके अंदर हम बात करेंगे बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, इनके हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, इनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम कुछ रूल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बुक कीपिंग यानी किसी भी रिकॉर्ड को एज अ बुक फॉर्म में हम उसको मेंटेन करके रखें, वो हमारा बुक कीपिंग कहलाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुक कीपिंग एक बेस होता है जिसके ऊपर हमारा होल जो बिजनेस का स्ट्रक्चर होता है वो उस पर हमारा एस्टैब्लिश होता है, क्योंकि बुक कीपिंग में ही सभी तरह के रिकॉर्ड्स हमारे मेंटेन किए जाते हैं। कितना हमारा परचेज हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना हमारा जो अदर वेजेस है, जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो लग रहे हैं इसमें। इसके बेसिस पर ही हम अपने सारे अकाउंट्स को अपने को एनालाइज कर सकते हैं और बाद में हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी निकाल सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस वे में रन कर रहा है। तो बुक कीपिंग के अंदर हम आज इन्हीं की सब बात के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ल्यूकस पैसोली ने बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट दिया था 1494 में। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसको हम डी कंप्यूटेड स्क्रिप्चरीज भी बोलते हैं। इनका पूरा नाम था फ्रांसिस्कन ऑफ ल्यूकस पैसोली, जो कि बुक कीपिंग के फादर भी बोले जाते हैं। इन्होंने 1494 में इटली के वेनिस नगर में एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था डी कंप्यूटेड स्क्रिप्चरीज। ये बहुत ही फेमस बुक थी। ये आप जब भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड किसी भी इंटरव्यू के लिए, किसी भी जॉब के लिए या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने जाओगे तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है। और अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकस पैसोली का बर्थ कब हुआ था, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बुक कीपिंग के मीनिंग की। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस, मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके रखना, वो हमारा कहलाता है बुक कीपिंग। हम बात करें इनके कुछ फीचर्स की, तो इनके फीचर्स में आता है फर्स्ट हमारा साइंस एंड आर्ट। बुक कीपिंग हमारा साइंस भी होता है और आर्ट भी होता है। साइंस हमारा ये इसलिए क्योंकि इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि डेबिट एंड क्रेडिट। हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसका एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी, तो इसलिए हम इसे साइंस बोलेंगे, क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट होता है, क्योंकि हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा। आर्ट हम इससे बोलेंगे क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए सबके अलग रूल्स होते हैं, सबकी अलग स्किल्स होती है। कोई पर्सन इस अपने जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है वो जनवरी टू दिसंबर करता है, जबकि कोई दीपावली टू दीपावली करता है। तो ये उन पे डिपेंड करता है कि वो अपने किस तरह से अपने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। बुक कीपिंग में सिर्फ वही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि मनी की टर्म्स में है। जैसा कि हम बात करें कि इसमें अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन किया जा रहा है जिसमें कुछ मनी का इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ हम उन्हीं रिकॉर्ड्स को इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर आता है इन सब डेफिनेट बुक्स। इसमें कुछ बुक्स होती हैं डेफिनेट बुक्स, उनके अंदर ही बुक कीपिंग को रिकॉर्ड किया जाता है, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट हमारी बुक जो होती है वो होती है जर्नल, उसके बाद हमारी आती है लेजर, लेजर के बाद आता है ट्रायल बैलेंस, फिर हमारे अदर बुक्स आती हैं। जैसे कि हमारा आता है अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ट्रायल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, इसके बाद हमारा एक स्टेटमेंट बनता है जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। तो इसमें एक डेफिनेट बुक्स होती है जिनके अंदर ये सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम बात करें डेफिनेट सिस्टम या फिर डिफाइंड सिस्टम की। तो डेफिनेट सिस्टम हमारा है, इसको हम इंडियन अकाउंटेंसी के बेसिस पर भी कर सकते हैं और जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर भी कर सकते हैं। इंडियन कॉन्सेप्ट जो है, जो कि हम जानते हैं हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, जिसपे हमारी पूरी अकाउंटेंसी बेस्ड है। हम किसी भी ट्रांजेक्शन को करते हैं तो वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करते हैं, जिसका एक डेबिट होता है और सेकेंड उसका क्रेडिट होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें रेगुलरली एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स की। तो इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं वो रेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं और कुछ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं रिकॉर्ड्स। रेगुलरली के बेसिस पर इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं जैसे कि जर्नल अकाउंट, जर्नल जो हम बनाते हैं उसमें हम डेली ट्रांजेक्शन जो भी हमारे, जब हमने बिजनेस ओपन किया उसके बाद हमारा जैसे बिजनेस क्लोज होगा
उस बीच में हमारे डेली में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे हम जर्नल एंट्रीज करेंगे उनकी। उसके बाद हम उनको ट्रांसफर करेंगे लेजर में, उसके बाद हम उनका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये रेगुलर बेसिस पे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो जो भी हम बुक कीपिंग कर रहे हैं इसका एक पर्पस होता है, जैसे कि जर्नल में रिकॉर्ड करना, उसके बाद उनकी पोस्टिंग लेजर में करना, फिर उनका जो भी टोटल आ रहे हैं उनको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करके उनके डिफरेंस देखना। अगर दोनों में डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड में कोई डिफरेंस है तो उनको हम सस्पेंस अकाउंट करके डाल देते हैं। उसके बाद हम जो भी ट्रांजेक्शन्स और भी होते हैं हमारे, जैसे कि कुछ आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ हमारे प्रीपेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनका हम फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। तो इनका एक ऑब्जेक्ट होता है, क्यों हम ये सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने एट द एंड अपने फर्म की, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तो हो गया हमारा बुक कीपिंग के बारे में। अब हम फर्दर बात करते हैं अपने हमारे अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी, जैसा कि हमारे इस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। उनको हम सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटेंसी में जिसका काम होता है उन आइटम्स को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना। जैसे कि हम इन पॉइंट्स में हमने इसके मीनिंग को डिफाइन किया है। अकाउंटेंसी का मतलब होता है रिकॉर्डिंग टू आइटम्स इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी आइटम्स है हमारे मनी की टर्म्स में, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, देन क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के बाद उसको हम समरी बनाएंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो इसमें ये सारे ट्रांजेक्शन को हम इंक्लूड करते हैं। अकाउंटेंसी में मेन पर्पस इसका यही होता है अकाउंटेंसी का, कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे डे टू डे हो रहे हैं उनको हम डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद उसे हम क्लासिफाई करेंगे नेचर के बेसिस पर, कि कौन सा हमारा कैश से रिलेटेड है, कौन सा हमारा परचेज से रिलेटेड है। जैसे कि हमने लेजर पढ़ा, हम आगे लेजर को डिस्कस करेंगे डीपली, जिसमें हम डिफरेंट बुक्स बनाएंगे, जिसमें एक बुक होगी हमारी परचेज बुक, एक होगी हमारी कैश बुक, सेल्स बुक, और जो भी आइटम्स है उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर बुक होगी। उसमें हम उनको क्लासिफाई करेंगे सारे आइटम्स को। उसके बाद एक समरी बनाएंगे कि कौन से आइटम्स में हमने कितना स्पेंड किया। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जितने भी हमारे डेबिट एंड क्रेडिट है उनके बैलेंस को चेकआउट करने के लिए। तो अकाउंटेंसी में हम जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं, और उसके बाद हम उनका समराइजेशन करते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन्स पे हमारा कितना जो भी एक्सपेंड है वो हुआ वहाँ पर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस की, जिससे कि हमारा दोनों का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ये डिफरेंस है हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। इसमें हम बेसिस के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन्स। बुक कीपिंग के अंदर ट्रांजेक्शन्स को सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है, राइट डाउन ऑल द ट्रांजेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स डे टू डे हमारे हुए हैं हम उनको सिर्फ राइट डाउन करते हैं। जबकि अकाउंटेंसी में क्या होता है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हमने बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए रहे हैं, या फिर जो भी हमारी बुक्स हैं, जर्नल्स है, लेजर्स हैं, उसमें हमने रिकॉर्ड किए हैं, तो अकाउंटेंसी का काम होता है उन ट्रांजेक्शन को चेकआउट करना कि वो करेक्ट हमने उनकी पोस्टिंग की है या नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टिंग। इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारी जितनी भी एंट्रीज हमने जर्नल में की हैं वो उसकी हेल्प से हम अपने जो भी हमने लेजर प्रिपेयर किया है, जो भी हमारी सब्सिडियरी बुक्स हैं, उसमें हम उनकी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, जर्नल से हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेजर में डिफरेंट बुक्स होती हैं हमारे आइटम्स के अकॉर्डिंग। जो भी आइटम्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर बुक बनाएंगे और उसके अंदर हम उन सारी एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे। अकाउंटेंसी का काम होता है जो भी पोस्टिंग की गई है उसको चेकआउट करना कि वो सही की गई है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें टोटल एंड बैलेंसेस की। तो बुक कीपिंग के अंदर हम जर्नल के सारे अमाउंट को ऐड करते हैं। जो जितना डेबिट का हमारा क्रेडिट, जितना हमारा डेबिट का बैलेंस होगा उतना ही हमारा क्रेडिट का बैलेंस होना चाहिए, उन दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ टोटल को हम उसमें ऐड करेंगे। जबकि हमारा अकाउंटेंसी का काम होता है कि जो भी हमने डेबिट एंड क्रेडिट में जो भी अमाउंट हमने मेंशन किया है उनको चेकआउट करना कि डेबिट का जो टोटल है वो क्रेडिट के टोटल दोनों का सेम है या नहीं। अगर दोनों में डिफरेंस है तो हमारी जो भी हमने पोस्टिंग की है वो हमने गलत पोस्टिंग की है, फिर उसको हमें दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा।
तो अकाउंटेंसी का काम होता है उसको चेकआउट करना, और हमारा बुक कीपिंग का काम होता है सिर्फ उनको ऐड करना। एडजस्टमेंट एंड एरर, बुक कीपिंग के अंदर किसी भी एडजस्टमेंट एंड एरर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ हम जो भी हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, डे टू डे हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। जबकि अकाउंटेंसी का काम होता है जो भी हमारे बुक कीपिंग से हमें रिकॉर्ड मिले हैं उसको तो हमें चेकआउट करना ही करना है। साथ में हमारे जो अदर एक्सपेंसेस हमारे इंक्लूड करने से रह गए थे हमारे बुक कीपिंग में, उनको हम डायरेक्ट अकाउंटेंसी के अंदर उनको इंक्लूड करेंगे। जैसे कि कुछ एडजस्टमेंट एंड एरर्स होती हैं जो कि हमारी बुक कीपिंग में ऐड होने से रह जाती हैं, उनको हम अकाउंटेंसी में ऐड डाउन करते हैं। जैसे कि हमारे कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमें बाद में पता चलते हैं कि हमारे ये वाले एक्सपेंसेस भी हुए हैं या फिर होने से रह गए हैं, तो उसको हम अकाउंटेंसी में ऐड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इन P&L अकाउंट का पार्ट हमारा बुक कीपिंग में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ लेजर बनाते हैं। फर्स्ट आता है हमारा जर्नल, सेकंड लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। सिर्फ हम यहाँ तक अपना काम करते हैं बुक कीपिंग में। जबकि अकाउंटेंसी के अंदर वहाँ हमने बात की ट्रायल बैलेंस तक, बुक अकाउंटेंसी के अंदर ट्रायल बैलेंस तक जो काम हुआ है उसको चेकआउट करके यहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी लास्ट में हम प्रिपेयर करते हैं। तो हमारी बुक कीपिंग का पार्ट हो गया हमारा जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जबकि हमारे अकाउंटेंसी का पार्ट हो गया उनको चेकआउट करना, साथ ही साथ फर्दर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। और अगर हम अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो डबल एंट्री सिस्टम की बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग जो है वो पूरी डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे ही बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कोई भी एंट्री की जाएगी तो उसका एक डेबिट होगा और उसका सेकंड जो पार्ट है वो क्रेडिट होगा। अगर कोई भी एंट्री जिसको सिर्फ हम डेबिट करेंगे उसका क्रेडिट नहीं करेंगे तो वो हमारी एंट्री रॉन्ग कहलाई जाएगी। कोई भी एंट्री जिसके अगर दोनों पार्ट हैं, दोनों पहलू हैं, फर्स्ट इज हमारा डेबिट एंड सेकंड इज हमारा क्रेडिट, तो वो एंट्री हमारी डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आती है और वो हमारी एंट्री करेक्ट मानी जाती है। डबल एंट्री सिस्टम, जैसा कि अगर हम मीनिंग की बात करें तो स्टेनली डब्ल्यू रोलैंड बोलते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है जिनका एक साइड डेबिट होती है और उनकी सेकंड साइड क्रेडिट होती है। कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर उनके दो पहलू डेबिट एंड क्रेडिट हैं तो वही हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम का मेन पर्पस होता है जो भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं उनको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करने के बाद उनको समराइज करना। फ्रेंड्स, क्लासिफाई हम इस वे में कर सकते हैं कि रिकॉर्ड करेंगे हम उसको जर्नल एंट्रीज के वे में, फिर हम उसको क्लासिफाई करेंगे लेजर में, जिसमें हमारी डिफरेंट बुक्स को हम वहाँ पर ओपन करते हैं। फिर आ जाता है समराइजेशन। समराइजेशन में हमारे आता है इसमें कि सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जा रहे हैं उनको हम एक समरी बनाएंगे कि उनका डेबिट साइड कितना आ रहा है और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, दोनों का टोटल हमारा सेम होना चाहिए। इसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं उससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, जो भी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उससे हमारे बिजनेस को कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरह से हम डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू अपनी सारी प्रोसेसिंग को देखते हैं। अब हम बात करें स्ट्रक्चर के बारे में तो डबल एंट्री सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो हम इसके बेसिस पे लेके चल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ दे रखा है हमें जर्नल, तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है जर्नल। जर्नल के अंदर हम सिंपली एंट्रीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक एंट्री बनाई, मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को माल बेचा, तो यहाँ पर क्या हुआ, माल बेचा। यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि उसको कैश में दिया या क्रेडिट में दिया, तो यहाँ पर हम क्रेडिट उसको एज्यूम करेंगे। तो मिस्टर राम ने माल बेचा है मिस्टर श्याम को। अगर मिस्टर श्याम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो श्याम के पास क्या आया, माल, यानी परचेस हो सकता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट किससे खरीदा, मिस्टर राम से। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। राम अब कौन हो गया, लेनदार हो गया। तो यहाँ पर लेनदार कौन होते हैं हमारे, वो सारे हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। तो अमाउंट दोनों में सेम लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे दो एंट्रीज आई, फर्स्ट राम एंड परचेस।
तो लेजर में अब क्या करेंगे, इन दोनों की अलग बुक प्रिपेयर करेंगे और वहाँ पर इनको हम शो करेंगे। इसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस होता है जो भी हमारे मैथमेटिकल जो भी अमाउंट आ रहा है उनको फाइंड आउट करना कि वो हमारा करेक्ट है या नहीं। जो डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है वो हमारा दोनों सेम होना चाहिए। इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने का मेन पर्पस यही होता है कि जो भी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको मीट आउट करना और देखना कि हमने जो भी परचेज या फिर जो भी सेल की है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंस ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये प्रिपेयर करते हैं। लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक हमारा स्टेटमेंट होता है जो कि हमें ये बताता है कि हमारी ओवरऑल फर्म की पोजीशन क्या चल रही है, क्या उसकी इनकम है, कौन सी पोजीशन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है, ये हमारी बैलेंस शीट से हमें पता चलती है। इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं हम इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उससे को हम कंपैरिजन करते हैं उसकी प्रीवियस बैलेंस शीट से कि प्रीवियस बैलेंस शीट में हमारी इतनी एसेट्स थी और इतनी लायबिलिटीज थी और इस टाइम इतनी है। तो यानी अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है तो हमें ये देखना होगा कि हमारा कंट्रोल किस तरह से हो रहा है या फिर हमें फ्यूचर में और कौन सी टेक्निक्स फॉलो करनी है जिससे कि हम अपने जो भी लायबिलिटीज हैं उसको कंट्रोल कर पाएँ। इसके बाद आता है हमारा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के अंदर हम यहाँ देखते हैं कि जो भी हमने एनालिसिस में फाइंड आउट किया उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। वो हमारा सारा ये पूरी प्रोसेसिंग हमारी होती है जो कि अकाउंटिंग स्ट्रक्चर का पार्ट होती है। हमें इसी वे में अपने सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है। तो ये स्टेज बाय चलता है जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेज होती है जर्नल, लास्ट स्टेज होती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद हमारी पूरी ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट हो जाती है। उसके बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं और उसका फिर बाद में हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे 5 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स। फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग के अंदर अकाउंटिंग का मेन पर्पस यही होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जा रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हो। प्रॉपर रिकॉर्ड हम किस में करेंगे? जर्नल एंट्रीज के थ्रू। अगर हम जर्नल एंट्रीज उनकी प्रॉपर कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। फिर आएगा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग हम उनको सारे ट्रांजेक्शन्स को किस तरह से करेंगे? हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं लेजर में उनकी पोस्टिंग करके, क्योंकि लेजर में डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं तो वहाँ पर अगर उनको ट्रांसफर करेंगे सारी एंट्रीज को तो हम यहाँ पर इजीली समराइज क्लासिफाई कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा समराइजेशन। समराइजेशन के बाद एक समरी प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम इजीली फाइंड आउट लगा कर सकते हैं कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। हमें अपने कौन से एक्सपेंस को कंट्रोल करना चाहिए और हमें कौन से एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना चाहिए जिससे कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये सब करने के बाद अकाउंटिंग का मेन फंक्शन ये भी होता है कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो जब तक हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करेंगे तो ये सारे जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो करने का हमारा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेन पर्पस तो हमारा यही है कि हम अपने बिजनेस की पोजीशन फाइंड आउट करें कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स। फॉर्मेशन ऑफ प्लान, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लान्स जो होते हैं फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर हमें हमारी पोजीशन सही से पता चल जाएगी बैलेंस शीट के थ्रू तो हम अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स कर सकते हैं कि हमें और कितना अमाउंट की जरूरत है या फिर हमारी कंपनी कहाँ पर स्टैंड कर रही है, हमें और कौन सी टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हम बेटर से बेटर प्रॉफिट अर्न कर सकें या फिर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। अब फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे अकाउंटिंग की। अब हम कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जिसके बेसिस पर हम भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम अगर किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे या फिर कोई भी एंट्रीज करेंगे तो हमें पता रहेगा कि इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि जब तक अगर हमें उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम उनका ट्रांजेक्शन्स या फिर उनका किसी भी तरह की पोस्टिंग हम नहीं कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मनी से रिलेटेड अगर कोई भी वस्तु या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि परचेस की जा रही है, सेल की जा रही है या फिर किसी भी तरह का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो हमारे ट्रांजेक्शन्स के अंदर आती है। जैसे कि मोहन को 500 रुपीज का माल बेचा, तो ये एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आता सेट। कंपनी में यूज होने वाली हर चीज, चाहे वो हमारी बिल्डिंग है, चाहे वो हमारे किसी भी तरह के टूल्स हैं या फिर हमारी किसी भी तरह की मशीन है, कैश है, वो सारी हमारी असेट कहलाती है। असेट क्या है? जो कि हमारी कंपनी को चलाने में या फिर प्रॉफिट अर्न करने में हमारी हेल्प कर रही है, वो हमारी असेट कहलाएगी। नेक्स्ट आता है बिजनेस। कोई भी काम, ऐसा कोई भी काम है जो कि हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड है, जो कि प्रॉफिट अर्न करने में हमारी हेल्प करता है, वो हमारा व्यवसाय कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। यहाँ तक कि ये समझ लेना कि कोई भी काम है जिससे हमें कुछ अर्न करना है, वो हमारे बिजनेस का पार्ट होगा। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल जो भी कंपनी का जो ओनर है या फिर किसी भी बिजनेस का जो ओनर होता है, वो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी अमाउंट लगाता है वो उसकी कैपिटल कहलाती है, ठीक है। ड्राइंग्स। अगर कोई पर्सन अपने ही बिजनेस में अपने किसी पर्सनल यूज के लिए कोई भी वहाँ की असेट या फिर कोई भी वहाँ का अमाउंट यूज करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो उसके लिए ड्राइंग कहलाएगा। whatever the amount they use for their personal use, so that amount will be known as या treated as drawings. नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वह कंपोनेंट होता है कंपनी का या फिर उस जो पर्सन है उस कंपनी का ओनर है, जो कि उसको अपने बिजनेस को चलाने में जो भी उसने बाहर से फंड लिया था या फिर कोई भी ऐसा अमाउंट लिया था या फिर जो उसको पे करना है फ्यूचर में, वो सारी उसकी लाइबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे कि उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया, अपने फ्रेंड्स से लिया, तो जो भी अमाउंट उसने लिया है वो उसके लिए एज ए लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है गुड। कोई भी ओनर किसी भी चीज का बिजनेस कर रहा है तो वो चीज उसके लिए गुड कहलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर श्याम जो है वो फर्नीचर का काम करते हैं, ठीक है। तो वो अपने बिजनेस में किसी भी तरह का अगर फर्नीचर लेकर आते हैं फॉर सेल पर्पस, ठीक है, तो वो फर्नीचर उनके लिए क्या कहलाया जाएगा? वो उनके लिए फर्नीचर नहीं कहलाया जाएगा, वो उनके लिए माल कहलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मिस्टर राम श्याम अपने घर के लिए फर्नीचर लेकर आते हैं तो वहां पर वो फर्नीचर उनके लिए फर्नीचर कहलाया जाएगा, वो हम उसको माल नहीं बोल सकते। तो इट मीन्स हम यहाँ पर फर्नीचर माल उस चीज को तभी बोलेंगे जब वो उसमें डेली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर वो उनसे कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो उनके लिए माल कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट कभी कभी जो ओनर होता है कंपनी का, वो अपने ग्राहकों को उनको खुश रखने के लिए या फिर उनसे किसी भी तरह की ये बोलेंगे कि उनसे सही टाइम से उनसे पैसा मिल जाए, जो भी उसने माल बेचा है उसका सही टाइम पे उसको अमाउंट मिल जाए, तो इसके लिए या फिर उनको खुश करने के लिए कुछ रिलैक्सेशन दे देता है प्राइस में। जैसे कि कोई भी प्राइस है जिसका 500 रुपीज है और उसने उनको 450 में दे दिया, तो जो रिमेनिंग 50 अमाउंट जो है वो उनको डिस्काउंट कहलाया जाएगा। डिस्काउंट में हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि एक कंपनी का ओनर या फिर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देता है, वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। इसके अंदर जब भी वो आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी से कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा तो वहां पर उनको कुछ छूट दे दी जाती है, जो कि हमारे ट्रेड डिस्काउंट के अंदर इंक्लूड होती है। स्पेशल डिस्काउंट उन कस्टमर को दिए जाते हैं जो कि परमानेंट कस्टमर होते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर है जो कि हमारे से 10 साल से हमसे ही प्रोडक्ट वो परचेस कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? हमारा परमानेंट कस्टमर हो गया।
तो उसको खुश रखने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए, जिससे कि वो फ्यूचर में भी हमारे पास इसी तरह से आता रहे, तो उसको कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिए जाते हैं जो कि अदर कस्टमर्स को नहीं दिए जाते हैं। वो डिस्काउंट हमारे स्पेशल डिस्काउंट कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमारे वो डिस्काउंट होते हैं जो कि कोई निश्चित या कोई ऐसी परमानेंट डेट है, उस डेट से पहले पेमेंट लेने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने कोई माल बेचा है मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई ने बोला कि मैं इसका अमाउंट जो है आपको 15 दिन बाद दूंगा, लेकिन मिस्टर एक्स को वो चाहिए था अमाउंट 10 दिन बाद ही। तो वहाँ पर मिस्टर एक्स बोलेंगे मिस्टर वाई को कि आप कोशिश कीजिए कि आप मुझे जल्द से जल्द 15 दिन से पहले ही पैसे दे दें, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, और अगर आप मुझे पहले पैसे देते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैश डिस्काउंट हो गया। अगर वो पर्सन उसको जल्दी पैसे दे देता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैड डेट। फ्रेंड्स, बैड डेट वो डेटर का पार्ट होता है जो कि हमें फ्यूचर में उससे अमाउंट मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई डेटर्स ऐसे होते हैं जो कि इनकरप्ट हो जाते हैं, या फिर वो जो भी अमाउंट वो हमें देना चाहते थे या फिर उनकी लायबिलिटी थी हमें देने की, वो अब उसको नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि चांसेस कम होते हैं कि उससे हमारा पैसा मिल पाएगा। तो ऐसे लोग बैड डेट की लिस्ट में शुमार हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वाउचर्स। जब भी किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन होता है तो एक पेपर सर्कुलेट किया जाता है उन पार्टीज के बीच में, जो कि एविडेंस होता है कि दोनों के बीच में इतने रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया है। तो वो डॉक्यूमेंट वाउचर कहलाता है। नेक्स्ट आता है नरेशन। नरेशन, जब भी हम किसी तरह की कोई एंट्री करते हैं तो उसका एक शॉर्ट नोट 1 लाइन में या फिर हाफ लाइन में एक शॉर्ट नोट लिखते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि एंट्री किस पर्पज से की गई है। तो वो जो शॉर्ट नोट या फिर वो 1 लाइन वर्ड जो लिखा होता है वही हमारा नरेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्नओवर। टर्नओवर एक निश्चित डेट में होने वाली व्हाटएवर, वो चाहे क्रेडिट पर की गई हो सेल या फिर वो कैश में की गई हो सेल, कोई भी सेल हो, वो हमारी टर्नओवर में इंक्लूड की जाती है। इसके बाद आता है हमारा कैश ट्रेड। कैश ट्रेड के अंदर जब व्यापारी वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है नगद में, तो हमारा कैश ट्रेड कहलाता है। क्रेडिट ट्रेड होता है जो कि हमारे जब कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं को उधार माल बेचता है तो वो उसका हमारा क्रेडिट ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम। इनकम, जो भी पर्सन किसी भी तरह का व्यवसाय कर रहा है और उससे जो भी उसको आमदनी हो रही है या फिर जो भी उसको अर्निंग हो रही है वो उसकी आय कहलाती है। एक्सपेंस, किसी भी वस्तु या फिर किसी भी तरह के प्रोडक्शन करने में या फिर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको स्मूथली चलाने में जो भी हेल्प होती है, जो भी एक्सपेंस किए जाते हैं या फिर जो भी उसको हेल्प करता है उस प्रोडक्शन को करने में, तो वो हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं। फिर आता है हमारा परचेस। परचेस के अंदर यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी माल को बनाने से पहले जब हम किसी रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब एक व्यापारी किसी भी माल को खरीदता है तो वो जो खरीद जो होती है वो उसके लिए परचेस कहलाती है। परचेस रिटर्न टर्म जब इंक्लूड होता है जब कोई माल हमने खरीदा है और वो हमारे मन मुताबिक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, या फिर वो टूट फूट हो गई है उसमें या फिर वो डिफेक्टेड पीस है, तो किसी भी तरह का ऐसा प्रोडक्ट होता है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं, वही हमारी परचेस रिटर्न कहलाती है। सेल सेल जब कोई व्यापारी किसी भी तरह की माल को बेचता है तो वो जो माल बेचा जा रहा है वो उसके लिए सेल कहलाती है। सेल्स रिटर्न, जब हमने किसी माल को बेचा और किसी भी तरह से खराब निकल गया तो कस्टमर हमें वो रिटर्न कर देते हैं। डेट इज नोन एज सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट आता है हमारा डेटर्स। जब कोई व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी या फिर कोई निगम हमसे कोई उधार माल खरीदती है, ठीक है,
तो उधार माल खरीदती है तो वो हमारे लिए कौन हो जाते हैं, डेटर्स, क्योंकि अब उनकी लायबिलिटी है कि उन्होंने हमसे क्रेडिट पे परचेस किया है, तो अब उनकी लायबिलिटी है कि वो हमें पैसे रिटर्न करें, जो भी उन्होंने अमाउंट खरीदा है उसके। तो वो हमारे लिए क्या कहलाए जाएंगे, वो हमारे लिए डेटर्स कहलाए जाते हैं। फिर आता है क्रेडिटर्स। इसी का रिवर्स, डेटर्स का रिवर्स आप मान लीजिए, जब हम किसी फर्म, कंपनी या फिर किसी भी पर्सन से रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, या फिर हम किसी भी तरह का उनसे लोन ही क्यों ना लें, तो वो अब लोन पर्सन क्या हो गए, अब हमारी लायबिलिटी है उनको देने की, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर। क्योंकि अब वो उन पे इतना राइट है कि वो हमसे किसी भी तरह से हमारे पैसे निकलवा सकते हैं, क्योंकि हमने इतने रुपए की उनसे सर्विस ली है या फिर उनसे कोई परचेस की है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक हमारा वो माल बोल सकते हैं, वो होता है जो हमारा साल के अंत में, यानी जो हमारा ईयर एंड हो रहा है उसके एंड में हम कुछ माल बिकने से रह जाता है या फिर कुछ माल प्रोसेसिंग करने से रह जाता है, तो वो हमारा कहलाता है स्टॉक। लाइव स्टॉक, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एनिमल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि घोड़ा, पशु, बैल, ये सब यूज किए जाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, लाइव स्टॉक कहलाते हैं। क्योंकि ये सब तो हमारे कंटिन्यू में चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इस ईयर हमने इनको यूज किया तो अभी खत्म हो जाएंगे, ये हमारे लिए नेक्स्ट ईयर भी हमें काम करेंगे, तो ये हमारे लाइव स्टॉक कहलाते हैं। डेड स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनको हम फील नहीं कर सकते, हम इन द सेंस ये बोल सकते हैं कि वो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, या फिर किसी भी तरह के कोई व्हीकल है, तो ये हमारे लिए डेड स्टॉक है, क्योंकि ये इनमें कोई जान नहीं होती है, ये बस हमारी हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस को रन करने में, तो ये हमारे डेड स्टॉक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाने की। आप मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टा आईडी से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।